नमस्ते। अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं, क्या जिसको कहते हैं ना, क्या छोड़ूं क्या पिक करूं। अभी अभी अशोक भाई इसलिए क्योंकि कुछ हम लोग टॉप गियर में, देश की राजनीति नहीं, हम लोग को पहले विदेश नीति पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लगता था कि जो हो रहा है ठीक है, लेकिन उसमें भी अब एक देश का एक बड़ी नजर उस पर भी रहती है। लेकिन इन सबसे अलग हटके सबसे पहली बात ये जो महाभियोग वाली बात है, जो जुडिशरी की बात है, उस पे जो चेरी पिकिंग कर रही थी सरकार की, वर्मा जी को के ऊपर महाभियोग लाएंगे, यादव जी जो हैं वो चूंकि हिंदू धर्म की बात और हिंदू महासभा और कहां कहां उसमें गए थे तो उनको उससे बरी रखा जाएगा। इस पे आप, मैं इसलिए क्योंकि कपिल सिब्बल की भी टिप्पणी है, और इस पे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल अब जुडिशरी में भी जातवाद पे उतारू है, क्या करना चाह रही है सरकार? क्या है, कपिल सिब्बल का जो कल स्टेटमेंट था कि हम वर्मा के महाभियोग का विरोध करेंगे, ये थोड़ा सा पहली बार देखते से तो शॉकिंग लगता है, क्योंकि वर्मा जी वही है दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनके घर पे नोट मिले थे, आग लग गई थी तो अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर बता दिया कि न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है। इसके पहले तो ये मानते ही नहीं थे, इनके यहाँ कुछ पुलिस नहीं जा सकती, इनकम टैक्स नहीं जा सकती, इम्यूनिटी लेके बैठे। लेकिन फिर अग्नि देवता का प्रकोप, ये जो पंच महाभूत होते हैं ना, अग्नि वायु पृथ्वी जल, ये छोड़ते नहीं है, ये बराबर आपका हिसाब करते हैं, तो उनने हिसाब कर दिया। अब वर्मा साहब को वहां से उठा के डंप कर दिया आपके यहाँ इलाहाबाद में। हालांकि इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में बार एसोसिएशन ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन क्या करे बेचारे, विरोध ही कर सकते। अब वो भ्रष्टाचार के महामेरु वहां चले गए। और मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें 2-4 राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनमें वो गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा कि वर्मा जी आप इस्तीफा दे दीजिए, ये सभी के लिए अच्छा है। वर्मा जी नड़ गए, इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और सांसद को लिखा कि इसका महाभियोग करके इसको निकाल देना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी। अब वो मामला पेंडिंग है और उसके ऊपर चर्चा चल रही है। जो किरण रिजिजू है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो लगातार वकीलों से, बाकी चीजों से कि महाभियोग का पूरा फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, क्या इसमें, मतलब सरकार तैयार है कि जुलाई में जो सेशन चालू होगा उसमें महाभियोग लाएगा। लेकिन इसके पहले 6 महीने पहले दिसंबर 2024 में 55 सांसदों ने एक पत्र लिखा उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा में, और उन्होंने शेखर यादव, जो आप ही के इलाहाबाद के हाईकोर्ट के, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत न्यूज में रहता है आजकल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे, इन्होंने एक विश्व हिंदू परिषद के समारोह में, आप अपनी बात करो लेकिन आप एक जज हो, न्याय और संविधान के कस्टोडियन हो। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवाद ही चलना चाहिए और बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलना चाहिए, कानून बहुसंख्यक के हिसाब से चलने चाहिए। और अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज को, उन्होंने इतना भरा भरा कहा, उनकी जो जहर उगल रहे थे वो नफरत उस समाज के प्रति साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो जब वक्तव्य बाहर आया, वीडियो जब बाहर आया, तो लोग पूरे देश में क्रोध, ये क्या न्यायपालिका, मतलब संविधान है हमारे देश में, आप संविधान की शपथ लेके न्यायाधीश बनते हैं, संविधान के कस्टोडियन है, और संविधान सभी को समान अधिकार देता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। आपके पास पैसा हो, आप भिखारी हो, सबको एक लाइन, राजा और रंक एक लाइन। और आप कहते हो कि देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, तो आप संविधान को ही नकार रहे हो, आप मनुस्मृति की बात कर रहे हो। आप करिए, आप न्यायपालिका से हट जाइए, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, राज्यसभा बनाइए। कई कलकत्ता हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश था, उसने इस्तीफा देके चुनाव लड़ा, वो लोकसभा में है अभी। आप जाइए ना, फुल फ्लेज बात करिए। लेकिन न्यायपालिका में जहां लोग अति विश्वास के साथ आपके पास न्यायदान के लिए आते हैं, यदि आप एक धर्म के, एक जाति के, एक विशिष्ट समाज के चश्मे से देखते होंगे, तो फिर आप न्याय नहीं कर पाओगे, अन्याय ही करोगे। तो इस बात का कॉग्निजेंस हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने उनकी पेशी हुई और उन्होंने माफी मांगी, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो फांस लड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे शब्दों पे कायम हूं, माफी वाफी का सवाल ही नहीं उठता। फिर उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। अब प्रोसेस ये है आनंद जी, सीधा सीधा,
इंक्वायरी सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसके बाद क्या होता है, दोषी पाया जाएगा या निर्दोष होगा। जो रिपोर्ट है मार्केट में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वरूप जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी जो रिपोर्ट आई है खासकर यादव को लेके उसमें वो दोषी पाए गए। तो सर्वोच्च न्यायालय की इंक्वायरी कमेटी यदि उनको दोषी भी पाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में क्या है, दो चीजें हैं, या तो उनसे इस्तीफा मांगे और इस्तीफा ना दे तो महाभियोग के द्वारा उनको निकालने की अनुशंसा करे। मामला तो महाभियोग पे ही आएगा फिर भी। तो जो 55 लोगों ने 6 महीने पहले जो लेटर दिया था, उस लेटर के अनुशंसा ने राज्यसभा सचिवालय ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिख के कहा, क्योंकि यह मामला अब राज्यसभा में आया हुआ है, इसलिए आप इनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के हाथ बांध दिए। मेरा यह कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय इंक्वायरी भी करता, पैरेलल इंक्वायरी चलती है, उससे महाभियोग में कोई बीच में, मतलब बिना सर्वोच्च न्यायालय की भी आप महाअभियोग ला सकते हैं। पार्लियामेंट जिस बारे में सोचेगा जब चाहे तब महाअभियोग ला सकते हैं। पार्लियामेंट को सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती महाअभियोग लाने के लिए। तो यदि महाअभियोग लाया नहीं लाया, सर्वोच्च न्यायालय अपना इंक्वायरी करती, पार्लियामेंट अपना काम करते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की इंक्वायरी आपने रोक दी, क्योंकि आपको डर था कि यदि इंक्वायरी में दोषी पाया गया तो फिर सर्वोच्च न्यायालय आपको अनुशंसा करेगा, उसको आप कैसे टाल पाओगे। अब आए कपिल सिब्बल पे। कपिल सिब्बल ने कहा कि दिसंबर 2024 में हमने एक पत्र लिखा 55 सदस्यों ने। आज 6 महीने हो गए, हमें यही बताया जा रहा है कि पत्र पे हस्ताक्षर जो हुए हैं 55 लोगों को, उनके सत्यापन चल रहा है, वेरिफिकेशन। इतना नाकारे है हमारे यहां लोग, 6 महीने में 55 लोगों की सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सिग्नेचर की सत्यापन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या करेंगे, जब तक यादव रिटायर्ड नहीं होते तब तक सत्यापन जारी, सत्यापन चलता रहे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इतने नालायक लोग भी ऐसे पदों पे बैठेंगे। नहीं तो उन्होंने समय सीमा तय की होती कि महाभियोग का एप्लीकेशन आने के बाद 2 सप्ताह के अंदर आपको डिसीजन देना होगा। उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने नालायक लोग सत्ता में बैठेंगे कि वो सिग्नेचर सत्यापन करने के लिए 6-6 महीने लेंगे, क्योंकि टाइम सब्सक्राइब नहीं है। और यही गवर्नर, राष्ट्रपति इसी बात को लेकर विपक्ष की सरकारों को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बिल पास किया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति बैठ गया 5 साल बिल पे। मतलब राज्य सरकार यदि विपक्ष की सत्ता में आती है और वो अपने एजेंडे को जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनके कानून बनाने की क्षमता पे रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि समय सीमा नहीं। और इसी लोकतांत्रिक मूल्यों को देख के जब सर्वोच्च न्यायालय ने समय सीमा तय की, तो हमारे राष्ट्रपति ने सवाल उठाया, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या क्यों नहीं कर सकते हो? कौन है राष्ट्रपति? संविधान के ऊपर है क्या? राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च सम्मान पाता है वो भी संविधान के दायरे में, और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेस जो है, वो लोकतंत्र को मजबूत करना है, ना कि लोकतंत्र को डैमेज करना है। मुझे कोई दूसरा राष्ट्रपति होता, वो पत्र लिखता तो ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से ये पत्र की अपेक्षा नहीं थी इन 14 सवालों की, क्योंकि मुझे लगा वो संघर्ष से आई हुई महिला है, मुझे पता है प्रताड़ना क्या होती है, उन्हें पता है सारी चीजें। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर लिटरली जितनी आप आदर करते थे वो सब समाप्त हो गया। अशोक भाई, एक मैं थोड़ा इसलिए कर लूं कि वो भी, उस पर भी एक आपका मैं टिप्पणी चाहता था। मोदी जी का लगातार जो ट्रम्प है, वो तो लगता है जैसे रैगिंग करने के लिए कोई नहीं होता है। हम लोग के जब स्कूल कॉलेज में होता था कि एक रैगिंग करने के लिए कोई है, बहुत रैगिंग के मास्टर होते थे, वो इनकी लगातार रैगिंग कर रहे हैं। और वो
अब इनको कनाडा भी G7 पहले बेइज्जत करके, मतलब मैं ये बेइज्जत इसलिए बोल रहा हूँ कि फरवरी में उसने ज़ेलेंस्की को इन्विटेशन दे दिया, अप्रैल में उसने सब जगह दे दिया, हमारे यहाँ उसका लास्ट मिनट में आया। खैर, मोदी जी जा रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी तरह से बता रहा है कि ऐसे वैसे, और सिर्फ यही नहीं कर रहा है, वो देश की, हमारे भारत की के साथ अनादर का व्यवहार कर रहा है, जो आनंद जी, हथकड़ी बेड़ी में, हथकड़ी बेड़ी में हमको वो इनविटेशन लाना पड़ा। हमारे यहाँ अथाक प्रयास हुए विदेश मंत्रालय के कि बहुत बहुत भारी बेइज्जती हो रही भाई। नहीं अशोक भाई, मैं उस पे आ जाऊं। नहीं, हालांकि उसमें तो भाई फुल पॉइंट देने होंगे। जयशंकर जी किसी तरह से लास्ट मिनट जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। मोदी जी को उन्होंने व्हाइट हाउस में भी कहीं ना कहीं भेज ही दिया, G7 में इन्विटेशन आ ही गया। तो अब ये मत कहिए भाई, जैसे पिक्चर के टिकट नहीं होता था, आप अगर बड़े किसी को जानते हैं तो वो एक टिकट तो घुसा ही देता था कि अंदर दिखाई देंगे तुम्हें पिक्चर। खैर, ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये सब पे जो चर्चा होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ होने के बजाय, हमारे यहाँ से रिबटल के बजाय, हमारे यहाँ से अमेरिका को कहने के बजाय कि भाई आप इस तरह की कैसे बातें कर रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट हमारी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन राष्ट्रपति को मुझे ताज्जुब लगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल आई ओपनर है। उस आर्टिकल ने ट्रंप सरकार को आईना दिखाया और उन्होंने वो तमाम बातें कही उस आर्टिकल में। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बातें हमें कहनी चाहिए थी, जो भारत सरकार को कहनी चाहिए थी। और क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को खो देंगे, ये आर्टिकल का शीर्षक है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को खो देंगे। अब उसमें उसने कहा कि जब दूसरी बार ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में आए तो भारत की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई थी। व्यापार के मामले में थोड़ी बहुत दिक्कत थी भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन ट्रंप के अपने संबंधों के चलते उन्हें लग रहा था कि ये भी दरिया हम पार कर देंगे। लेकिन जो आकांक्षाएं थी वो संदेह में बदल गई 5 महीने में। क्यों? जिस हिसाब से एक एक बड़े राष्ट्र को, बड़े देश को, भौगोलिक रूप से भी और जनसंख्या के रूप से भी, एक बड़े राष्ट्र को जो आपका मित्र है उसे आपसे दूर कर रहे हैं। उन्हें 3-4 पॉइंट दिए। उन्हें कहा सबसे पहले ट्रेड में आपने जिस हिसाब से जो वक्तव्य दिए उससे कहीं ना कहीं भारत अपमानित हुआ। दूसरी बात, एप्पल के सीईओ को आपने धमकाया कि भारत में व्यापार फैलाए नहीं, प्रोडक्शन फैलाए नहीं। इससे भारत की जनता के मन में कहीं ना कहीं एक अमेरिका के प्रति दुराग्रह बना रहा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश, इसके लिए अस्मिता बहुत अहम है। ये शब्द यूज किए उन्होंने। ट्रंप ने पहली बार जब अध्यक्ष बने तो 6,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जब आपने डिपोर्ट किया दूसरे टर्म में, आपने लोगों को हथकड़ी लगा के क्रिमिनल तरीके से जो भेजा है, उससे भारत की जनता बहुत आहत है, क्योंकि उनकी अस्मिता को ठेस लगी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। उन्होंने कहा इसकी तीसरी बात, जब भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेके या आतंक को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें आपको ये क्या बताने की जरूरत थी कि आपने मध्यस्थता की। ये करके आपने फिर भारत को बेइज्जत किया। दूसरी बात, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो वित्तीय और अंदर राजनीतिक उलट पुलट से पूर्ण रूप से ग्रस्त है। उन दोनों देशों को आप बराबर तोल रहे हो। भारत पाकिस्तान एक पैकेज में ले रहे हो। जब रशिया से डिपेंडेंट भारत अमेरिका के पास आ गया तो कुछ लोगों को ठीक भी लगा कि रशिया पे कब तक डिपेंड रहेंगे, लेकिन अब उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि क्या हमने गलती की ट्रंप को दोस्त मान के। ये भारत की जनता का आवाज है और ट्रंप को उन्होंने कहा कि आपके हर करतूत से वहां का विपक्ष सरकार पे हमलावर होता है और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
यदि आपको अमेरिका के बारे में बात करनी है, सोचनी है, तो आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम तभी पूरा होगा सपना, जब आप भारत को अपना मित्र मानकर उसके साथ चलेंगे। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। जो तीसरी पार्टी है, अमेरिका में ट्रंप जैसे तुगलकी मिजाज वाले राष्ट्रपति के सामने वो आईना दिखाने की हिम्मत करता है। हो सकता है इस आर्टिकल के बाद वॉशिंगटन पोस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट को राष्ट्रपति गेट आउट कह दे, जो उनकी तरीका रहा है बोलने का पत्रकारों के साथ। लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। लेकिन भारत जो अपमानित हो रहा है, भारत जो पीड़ित है, हमारी सरकार, हमेशा हमारा विदेश मंत्रालय गिर गिर पड़ता है चरणों में। क्या कारण है? जी जी जी। तो उसमें एक एंगल शायद, क्योंकि हो सकता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में कोई अलग आर्टिकल आई इसमें, ये हुआ क्यों है, भारत को बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को खुश करना है। और पाकिस्तान की खुशी क्यों चाहता है ट्रंप? क्योंकि उसके बेटे दामाद का बहुत बड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। ट्रंप परिवार की एक कंपनी है जो एक क्रिप्टो करेंसी चलाता है, बिटकॉइन जैसा। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी की वैलिडिटी लोग थोड़ी संशय की दृष्टि से देखते हैं। जी बिल्कुल। जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रंप के कंपनियों का पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की जो सबसे सेंट्रल बैंक है, जैसा अपना आरबीआई है, वैसा जो पाकिस्तान का बैंक है, उन्होंने अपने यहां अपने करेंसी के अगेंस्ट जो गोल्ड रिजर्व है, उसके जगह पे ट्रंप परिवार की क्रिप्टो करेंसी को रखने का मान्य किया है। यदि कोई देश अपने यहां रिजर्व के तौर पे ट्रंप के कंपनियों की क्रिप्टो करेंसी रखता है, तो फिर उस करेंसी का भाव आसमान पे चढ़ेगा, क्योंकि एक पूरा देश उसके साथ खड़ा है। उसके चलते ट्रंप पाकिस्तान के लिए झुक झुक के, नाप झुका झुका के दे रहा है। और हमारा देश, अमेरिका ने 10 बार अपमान करने के बाद भी अपनी अस्मिता बेच रहा है, क्योंकि हमारे यहां भी वैसा ही स्वार्थ है। क्योंकि सरकार के दामाद का अमेरिका में मामला फंसा हुआ है, गौतम अडानी का। तो ये गौतम को बचाने के चक्कर में भारत की अस्मिता बेच रहे हैं। और वो लोग, यानी ट्रंप, अपने बच्चों की कंपनी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान को उठा रहे हैं। मात्र जी 2 लोगों के निजी स्वार्थ के चलते अमेरिका का भी नुकसान होगा। जो वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्टिकल का रेफरेंस है, अमेरिका का भी नुकसान होगा, भारत का भी होगा, और पाकिस्तान का भी होगा। जी जी। अशोक भाई, ये मैं इसी से एक और चीज, मैंने जैसे जनरली आप किसी जगह मुझे भेजें, आप कहें भाई आनंद जी आप जाइए और इनसे बात करके आइए, तो अभियान से पहले आप एक अभियान पे भेजना, आप पहले मुझसे मिलते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे करिएगा, ये मिजाज है, ये हमारी। मोदी जी जब ये डेलीगेशन 7 डेलीगेशन भेज रहे थे, तो ये मोदी जी तो चुप के चले ही गए थे, इन्होंने किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं समझी, और विदेश सचिव को ब्रीफ करने के लिए कह दिया, कोई मंत्री अंतरी नहीं। जब लौट के आए हैं तो कल वो फोटो अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे यहाँ ये ऐसे ऐसे, ये सब मतलब तरह तरह से पोज देके फोटो खिंचवाने का काम किए कल उस डेलीगेशन से मिलके। अब उस डेलीगेशन से मिलके आप हासिल क्या करना चाह रहे थे, नंबर 1, और नंबर 2, वो तो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी आगे ब्रीफिंग कर रही है, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मुनीष मुझे तो तिवारी, लगता है बाकी सब। अगली बार फिल्म फेयर का जो अवार्ड होता है फिल्मों के लिए, उसमें इन लोगों को भेजना चाहिए। गाने अच्छे गा लेते हैं, एंटरटेनर है ये। शशि थरूर और रेखा जी सब गाने गाते हैं। सवाल है, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। इन्होंने एक इवेंट किया इन लोगों को भेजने का। फिर एएनआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हर टीम के साथ थे विदेश यात्रा पे। इनको कोई नहीं पूछ रहा था, तो उसी एएनआई वालों को बार बार बाइट दे रहे थे। और हमारा भारी भक्कम स्वागत हुआ। जीरा ट्रेडर्स एसोसिएशन, हिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन,
हिंग व्यापारी संघ, ऐसे लोगों ने इनका स्वागत किया। कोई बड़ा पदाधिकारी इनको मिला नहीं। ये करोड़ों रुपए देश का खर्चा करने के बाद इनमें से एक ने भी किसी भी देश से ये नहीं कहलवाया कि पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है, और पाकिस्तान भारत में जो गड़बड़ी कर रहा है वो रोके। इससे अच्छे तो मनमोहन सिंह थे। उनके समय जब ओबामा आए तो ओबामा ने बाकायदा भारत के संसद में अपने उद्बोधन में पाकिस्तान को डांटा था कि आप जो बॉर्डर पे आतंकी अड्डे चला रहे उसको बंद कर दीजिए। लेकिन ये 56 इंच का सेना, हाउडी ट्रम्प, ट्रम्प डोनाल्ड माय फ्रेंड, सब ठिकान लगा दिया। अब क्या हुआ, ये वहां से फेल होके आ गए। पूरा देश इन पे हंस रहा है। अब जब ये मामला फुस हो गया तो उसको नए पैकेजिंग में एक इवेंट, मैंने बोला नहीं, इवेंट जीवी सरकार है ये। तो वो लोग आए, उनसे पूछा गया कि आप किससे किससे मिले, और उन्होंने बता दिया होगा कि जीरा ट्रेडर्स एसोसिएशन, अजवाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन, हिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन, मूंगफली महासंघ के लोगों ने हमारा स्वागत किया। फिर हमने गाने गाए उनको और हमने एंटरटेन माना, किया। हमने बोला कि हमारे यहाँ आतंक का बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत तकलीफ है भाई साहब। बस आ गए हम, और देश का हमने नाम ऊंचा किया। अरे काहे का नाम ऊंचा किया? तुम 11 लोग आए, 11 टीम, मतलब 51 लोग आ गए वापस। और जिस अमेरिका में थरूर साहब लंबी लंबी जबान निकाल के अंग्रेजी फर्रेदार बोल रहे थे, डिक्शनरी वाली अंग्रेजी, वो अमेरिका अपने भारत के एक स्टूडेंट को कैसा रगड़ रगड़ के, और एम्बेसी 24 घंटे बाद बोलती है कि वी आर इन टच विद द ऑफिसर्स। और एक एनआरआई ने उसका वीडियो पोस्ट किया और बता दिया कि क्या सब ये क्या अपने भारत के बच्चे की दुर्गति हुई है एयरपोर्ट पे। जूतों के नीचे रगड़ के उसको हथकड़ी लगाई। जी, क्या जी, मैं एक और चीज वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से मैं एक और विदेशी उसका बात कर दूं, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अब बीबीसी की रिपोर्ट आ गई है कुंभ के उसको लेके। वो मतलब अजीब सी, देश कह रहे हैं 30 लोग मरे, वो 80 लोगों के नाम, फोटो, और सरकार, पुलिस वाले जाके उनको 5 लाख दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई पुलिस कैसे दे रही, क्या दे रही, और उसने कहा 18 लोगों से मिल नहीं पाया, उसने फोटो के साथ छाप दिया है। हाँ, मतलब ये तो अजीब सी स्थिति है भाई। और सरकार अभी भी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, इतने लोग नहीं मरे, इतने लोग नहीं मरे। मैं इस पे जरा एक शायद ये नए भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन कैश देके ही होता है। मोदी जी कैशलेस ट्रांजैक्शन के बड़े फेवरेबल है ना। जी जी। और यहाँ कैश में, रेलवे में हादसा होता है, कैश में पैसा बटता है। रेलवे कानून कहता है 50,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। और रात में 2 बजे अशोक भाई, 2 बजे यहाँ पे भी कैश बटा, चुपचाप घर जाके। मतलब ये योगी जी क्या भगवा पहनते भैया? भगवा के नीचे कौन सा कपड़ा है भाई? या क्या गेंडे की चमड़ी है? अरे साधु हो भाई, सन्यासी हो, सच्चाई के साथ थोड़ा तो साथ दो। झूठ के पुलिंदे पे कितना भी भगवा पहनो और अपने आप योगी कहो। सत्ता भोगी हो आप, योगी नहीं। क्योंकि जो काम कर रहे हो आप, या बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दायर करो झूठ बोलने का। मरे हुए लोगों को आप छुपाओगे योगी जी? ये आपका सन्यास सिखाता है। ये है गोरखनाथ पीठ के वैल्यूज। भगवे का तो भगवा तो रावण ने ही बदनाम कर दिया था, इसलिए भगवे का महत्व ही नहीं। लेकिन नाम के आगे योगी लगाते हो, एक पीठ के पीठेश्वर हो, और उस पीठ के प्रति आनंद जी, आपका तो पूरा परिवार, मतलब आपका पूरा क्षेत्र जो है पूर्वांचल समर्पित है। वहां ये बात नहीं अशोक भाई, मैं एक और चीज, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, या उत्तर प्रदेश, नेपाल का इतना ज्यादा समर्पण है हम लोग से ज्यादा उस पीठ के प्रति। मतलब मैं इसलिए, खैर मैं एक चीज और जरा इसमें कर लूं। एक
क्योंकि उसका जरा महाराष्ट्र से है रिलेशनशिप, इसलिए राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है, एक पत्र नहीं, माफ कीजिएगा, आर्टिकल एक किया है जो 15 अखबारों ने उसको कैरी किया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी को तो धरना देना चाहिए सड़क पर। भाई एक कोई आदमी और क्या करे, वो आर्टिकल लिख रहा है, लोगों को समझा रहा है, सामने सामने पता लग रहा है कि ये बेईमानी हुई है, सरकार उसका कानून बदल दे रही है कि सरकार। मैं इस पे एक टिप्पणी, मतलब ये क्या, नहीं देखिए क्या है, देखिए जी इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को आप पूछिए कि भाई साहब लखनऊ से आगरा जाने के लिए रास्ता क्या है, वो आपको लखनऊ से गोरखपुर जाने का रास्ता बताता है और बार बार कहता है कि जब आपने रास्ता पूछा तो हमने रास्ता बताया, गलत क्या किया? क्या लखनऊ से गोरखपुर रास्ता नहीं है? क्या रास्ता नहीं है? बताइए। हाँ है, फिर सुनिए रास्ता कौन सा है, फालतू की बात करते हैं, सवाल नहीं पूछना आता है। नहीं, हम पूछ रहे थे लखनऊ से आगरा, अरे चुप, जब बता दिया तुमको हमने एक बार गोरखपुर का रास्ता। उन्होंने 5 सवाल पूछे, 5 पॉइंट। अच्छा होता बिंदुवार उसका रिप्लाई देते। अब चुनाव आयोग ने जो रिप्लाई दिए कितने हास्यास्पद है, देखो एक ही मैं उदाहरण देखो आपको। 8% मतदान कैसा बढ़ता है 5 बजे बाद, ये सवाल था कि इतना ज्यादा मतदान 5 बजे बाद कैसा बढ़ा। तो चुनाव आयोग ने उसका क्या जवाब दिया, बिल्कुल शातिर लोग हैं वहां बैठे हुए। उन्होंने कहा कि दिन भर जो वोटिंग हुआ और प्रति घंटा यदि उसका अनुपात निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो 5 से 7 के बीच में जो मतदान हुआ है वो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एग्रीड भाई, दिन भर यदि 100 वोट गिरे होंगे हर घंटे में, तो आखिरी 2 घंटे में 200 वोट गिरे, ठीक है, एग्री बाबा। अब आप हमको ये बताओ, इसके पहले के चुनाव में 0.5% क्यों 2 घंटे में पड़ा, वहां क्यों अनुपात में नहीं पड़ा? उसके पहले के चुनाव में 0.64 कैसा पड़ा, अनुपात में क्यों नहीं पड़ा? उसके पहले के चुनाव में 1.2% कैसा बढ़ा, 8% क्यों नहीं बढ़ा? पर घंटे के हिसाब से वहां क्यों नहीं बढ़ा? 1952 से लेकर आज तक के चुनाव में अनुपात में कौन से चुनाव में वोट बढ़ा 5 से 7? बताए चुनाव आयोग? नहीं बताएगा। ये है चुनाव आयोग का खेल। मतदाताओं की लिस्ट पहले मान नहीं रहे थे, ममता दीदी ने लिस्ट दी तो बोले यूनिक नंबर 1 हो सकता है लेकिन एड्रेस अलग है, यूज नहीं हो सकता। उन्होंने उसी यूनिक नंबर का बंगाल का एड्रेस भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं, आधार कार्ड से इसको जोड़ेंगे। अरे भाई 2021 में आपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड करके आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। 24 तक क्यों नहीं किया? मैंने एक अधिकारी को पूछा, क्या हुआ? मेरा वोटर नाम हटा दिया। फिर मैं वोटर बनने गया, फॉर्म भरे, बहुत जद्दोजहद हुई। फिर मैं पर्सनली जाके मिला, फिर मेरा वोटिंग कार्ड आया घर पे। तो तब जब मेरी मुलाकात हुई तब मैंने कहा कि आधार कार्ड से, तो उन्होंने कहा कि सब आधार कार्ड से जुड़ेगा तो ये धांधली कैसी होगी? ये अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताता है। तो चुनाव आयोग तो ऐसा लगता है कि जब अकल बांटने गई होंगी तो तब यही लोग गए थे, बाकी पूरा देश छलने लेके गया था, अकल आई नहीं अपने हिस्से में। और जहां तक धरना देने की बात है, अरे यहाँ किसानों ने धरना दिया 1.5 साल, 700 लोग मर गए, इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सरकार को तभी फर्क पड़ता है जब अडानी तकलीफ में आते हैं, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। आम आदमी मरता है, किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, 700 किसान धरने में चले जाते हैं, नोटबंदी में लोग लाइन में मर जाते हैं, लू से मर जाते हैं, बरसात से मर जाते हैं,
भगदड़ में मच जाते हैं कुंभ में। इधर लोग मरते हैं, उधर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। जी क्योंकि चलिए अशोक भाई, किसी नेता ने कह दिया था कि इतनी बड़ी जी पॉपुलेशन है साहब, लोग तो मरते ही रहेंगे। हाँ, मतलब मुझे एक और चीज लग रहा है कि सर बीजेपी ने, मतलब इन जनरल, लेकिन बीजेपी ने उसको बहुत बहुत ठीक से प्रैक्टिस किया है। संवेदनशीलता बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ये लोग मरे जिए अच्छे बुरे में, मुझे केवल संवेदनशीलता सिर्फ एक ही आदमी के पास है। पूरे भारत की संवेदनशीलता एक ही आदमी के अंदर पिरो दी गई है, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और वो संवेदनशीलता उनकी सिर्फ मन की बात करने में और किसी इवेंट में दिखाई देती है। वो भावुक होते हैं, आंखों से पानी आता है, गला चोक होता है। मैं तो ये दिलीप कुमार, राज कपूर से लेके ये जितने तमाम लोग हैं, है ना, इन लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी राजनीति में आए। कहीं मोदी जी मुंबई का रुख करते, ये हमारे तमाम बड़े बड़े एक्टर्स जॉबलेस होते। सही बात, सही। ठीक है अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।